ओवैसी हो या चाहे तमाम मुसलमान धर्मगुरु हो, यानी कि जो मौलाना साहब हैं, उलेमा हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमारी मस्जिदें खतरे में हैं, मुसलमानों की ज़मीनें छीनी जाएगी, मुसलमानों के मदरसे छीने जाएंगे और मोदी सरकार जो है वो उनका हकूक़ छीन रही है। मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया है भारत में, इसलिए वक्फ बोर्ड का अब जो है बिल भी आ रहा है। इससे पहले तो सीए पे भी कह रहे थे नागरिकता छीन रहे। मोदी जी नागरिकता छीनने का कानून लेकर आ गए। सरकार नागरिकता छीनने का कानून लेकर आ गई क्या किसी की नागरिकता? आज तक बता दो आप मुझे, आपके परिवार से, मेरे परिवार से किसी के कोई बता दे, एक एग्जाम्पल बता दे। तो ये जो भय का, डर का जो माहौल है, ये वही लोग बना रहे हैं जिनकी दुकानदारी टिकी है उस वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे। कहीं ना कहीं आप समझिए, जितने भी चेयरमैन, जितने भी मेंबर्स रहे हैं, उनको तो मलाई मिल रही है ना। वो मलाई जो है वो खतरे में पड़ी हुई है कि वो हाथ से जाती हुई नज़र आ रही है उनको। और मैं तो ये कहूँगा कि सरकार को इसमें एक अमेंडमेंट और करना चाहिए। जो भी इतिहास में आगे फ्यूचर में इसका चेयरमैन मुसलमान बने या मेंबर जो भी बने मुसलमान, अगर वो भ्रष्टाचार करता है, अगर वो प्रॉपर्टी को बेच के खाता है या कहीं कब्जा करवाता है, तो कम से कम 20 से 25 साल का एक मुकदमा दर्ज होकर उसके ऊपर जेल में डालना चाहिए। 20-25 साल की सज़ा होनी चाहिए। आप तो मुकदमे की बात कर रहे हैं, कहीं आपके खिलाफ फतवादारी ना हो जाए महाराज कि आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि वो प्रॉपर्टी खा रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हम तो अपनी मस्जिदों को बचाने के लिए सड़कों पर आए हुए हैं। कौन कह रहे हैं? तमाम, आप ओवैसी साहब को देख लीजिए, जंतर मंतर पर यही बोले हैं कि भाई हमारी मस्जिदें बचानी है तो सड़कों पे आइए। पूरे दुनिया के अंदर जितनी मस्जिद और मदरसे हिंदुस्तान, भारत के अंदर है, कहीं नहीं है। बिल्कुल। मुझे कमोबेश, अगर मैं डाटा तो एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा, 6 लाख प्लस 6.5 लाख के आसपास मस्जिदें होंगी, 3.5 लाख के आसपास जो मदरसे होंगे। और जो ये गली मोहल्ले में जो छोटी छोटी दुकानदारी खोल दी ना, जिसके नाम पे चंदा उगाई हो रही है, उसकी वजह से हमारे जो बच्चे, जिनके नाम पे बाहर से 10 बच्चों को ला के फ्लैट में रख दिया और उसके नाम पे वो चंदा का जो सिस्टम उन्होंने बना रखा, उन बच्चों को फ़ायदा नहीं मिल रहा है। उन बच्चों के नाम पे तो चंदा उगाई हो रही है और उन बच्चों को ही जंतर मंतर पे इकट्ठा किया जा रहा है। रजिस्टर्ड मदरसे हैं जो गवर्नमेंट की नज़र में रजिस्टर्ड हैं, कहीं कोई मसला नहीं है। बल्कि सरकार तो ये कह रही है एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में कंप्यूटर हो। वहाँ मॉडर्न एजुकेशन की भी बात कर रही है सरकार। लेकिन जो दुकानदारी कर रहे हैं मदरसे के नाम पे, उनका तो इलाज होगा, उन्हें तो जवाब देना पड़ेगा। वो जो उस मदरसे का उन्होंने एक चोला पहन के, मुखोटा ओढ़ के, और उसके आड़ में जो वो चंदा उगाई करके और अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी बना रहे हैं, अपनी ज़ाती मिल्कियत को बढ़ा रहे हैं, वो 15, 20, 50 बच्चों को इकट्ठा करके, कोई बिहार से, कोई यूपी से, उनका तो विकास नहीं हो रहा है। उनको तो 2 वक्त की रोटी भी पता नहीं कैसे कैसे मिलती है। एक माहौल बनाया जा रहा है, तमाम विपक्षी दल के नेता हो, अब चाहे वो मुसलमान हो या ना हो, लेकिन अगर कोई भी भाजपा का विरोधी दल है, कोई भी राजनीतिक दल है या कोई भी ऐसा नेता है मुसलमान नेताओं के साथ साथ, अगर तो वो यही कह रहे हैं कि देखिए ये मोदी सरकार मुसलमानों को टारगेट कर रही है। मैंने तो मोदी सरकार चाहती है ना, वो नागरिकता का भय बनाया था ना कि सीए कानून आ गया, नागरिकता चली जाएगी। कुछ इससे बड़ा कोई एग्जाम्पल हो सकता है? लेटेस्ट ही बात है, बहुत पुरानी बात नहीं मैं कर रहा हूँ। गई किसी की नागरिकता? बस, तो इसमें भी अगर ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी तो कोई बुराई नहीं है। बल्कि मैंने तो कहा एक कानून इसमें ये ऐड हो, जो भी मुसलमान चेयरमैन बनेगा, अगर वो भ्रष्टाचार करता है और वो कब्जा करता है वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे, गरीबों का हक खाता है, तो उस पर कम से कम 20 साल की सज़ा का प्रावधान होना चाहिए। लेकिन यहाँ समस्या एक और आ रही है, आप भी मुसलमान हैं, समस्या यह आ रही है कि यही कह रहे हैं कि भाई हम मुसलमान हैं, वक्फ बोर्ड जो है ये हमारा मजहबी मसला है और इसमें सरकार का कोई भी दखल होना ही नहीं चाहिए, ये हम पर छोड़ दीजिए, हमारे बोर्ड पर छोड़ दीजिए कि हमें क्या इसमें करना है और क्या नहीं करना है। अगर ये ईमानदार होते, ईमानदारी से काम किया होता, तो सरकार को ज़रूरत ही ना पड़ती दखल देने की। बताएं आप मुझे। सरकार तो अब दखल देने पे मजबूर हुई है, जिसका हक है उसको मिल नहीं रहा है। ये चंद लोग जो बैठ के मलाई खा रहे हैं कौम के नाम पे, जो दुकानदारी चल रही है, उनको तकलीफ है। देश के अंदर जो है ना 24-26 करोड़ मुसलमान हैं, वहाँ चंद लोग बैठ के जिनकी जो दुकानदारी, जो उनकी जो ज़मीन खिसक रही है ना, उनको दर्द हो रहा है, उनको तकलीफ हो रही है। गरीब मुसलमानों को क्या मिला है मुझे बताएं ना आप। आज तक इतिहास उठा के देख लीजिए, 1923 में पहला एक्ट बना, मैंने ये बात कही ना, इस्लाम ने पूरे दुनिया में ये कॉन्सेप्ट दिया है वफ़ का। इससे पहले वफ़ को लोग जानते ही नहीं थे। वफ़ होता था गरीब के लिए, कमज़ोर के लिए, दबे कुचले के लिए। जो कमज़ोर तबका है मुसलमान, उसको क्या फ़ायदा मिला है? एक मुझे बता दीजिए आप, क्या फ़ायदा मिला है जो चिल्ला रहे हैं? उसका मकान बना है,
उसकी दुकान मिली है, उसको कोई और रोज़गार का ज़रिया मिला है। बल्कि वो जो इन्होंने ड्रामा किया था कि मौज़िनों को, इमामों को तनख्वाह दी जाएगी, वो भी बल्कि कई कई सालों की तनख्वाह नहीं दी इन्होंने। सिर्फ वो एक ऑरा क्रिएट किया गया। वो भी जाके धरना प्रदर्शन कर रहे थे, इमाम लोग भी। आपने देखा होगा, ये ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ मैं। उनको तक नहीं दी गई, उनके बल्कि वोट बैंक की तरह उनको इस्तेमाल किया गया विधायक अमानतुल्लाह खान के द्वारा, केजरीवाल सरकार के द्वारा। तो उनको 20,000 15,000 की जो सैलरी की बात कर रहे थे, वो तो इनसे दी नहीं गई। ये बातें करते हैं, तो इनकी दुकानदारी जो है वो खतरे में पड़ी हुई है। क्योंकि वोट देता है जो ये तबका मैंने बताया, 85% का जो तबका है वो इनको नेता बनाता है। ये जितने भी मुसलमानों के जो ये वहाँ जो ये अपने आप को हमदर्द कह रहे हैं ना कहीं इनकी खुद की ज़मीन खिसक रही है। खुद की इनकी दुकानदारी जो चल रही थी ना, जो मलाई खा रहे थे, वो खतरे में पड़ गई। लेकिन अभी क्या होगा? 17 मार्च वो तारीख थी जब ये साफ तौर पर ऐलान किया गया कि देखिए अगर बिल आता है तो ये तो ट्रेलर है, क्योंकि माह रमज़ान चल रहा है तो शांति से हमने प्रदर्शन किया है। अगर 17 मार्च के बाद में भी ऐसी सुगबुगाहट होती है कि बिल आ रहा है, उस पर ये अब टेबल बज रही है, तो मुसलमान सड़कों पे आएगा और माहौल फिर करेगी। ये सवाल है उनसे, जो लोग वहाँ जाकर बैठे थे, जो लोग इसके जिम्मेदार रहे हैं, वक्फ बोर्ड के मेंबर या चेयरमैन रहे हैं। चेयरमैन रहते हुए 15 साल वो, 11 साल ये, 10 35 36 साल का तो यही मोटा मोटी हो गया। 26 साल का, 26 साल की कैलकुलेशन तो यही होगी। उससे पहले उठाकर आप बात कर लीजिए। इन 26 सालों का ही मुझे आप बता दीजिए कि कितना फ़ायदा जो है उस तबके को मिला है जिसके लिए वो है। इस 26 साल का ही मुझे बता दीजिए आप। कांग्रेस के सरकार में 15 साल जो चेयरमैन रहे हैं, मुस्लिम ही रहा है ना, क्या किया उसने दिल्ली में वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी से? कितना फ़ायदा मुसलमानों को मिला है? क्या 11 साल में अमानतुल्लाह खान ने क्या फ़ायदा पहुंचाया है? तो ये भड़का रहे हैं, केवल बहका रहे हैं। नहीं, मैं तो आप, ये सवाल है ना मेरा उनसे, क्या फ़ायदा पहुंचा है मुसलमानों को? क्या मिला है उस प्रॉपर्टी से? इन्होंने ही कहीं ना कहीं वो दबा के उसको कब्ज़ा करके सरकार के साथ साठगांठ करके उसको अपना बेच खाई है, और उस पर अपना ज़ाती अपनी बिल्डिंग बन गई है या हॉस्पिटल बना लिया है, उससे अपनी दुकानदारी चल रही है उनकी। आप बिल्कुल, लेकिन अभी भी तमाम जो भी मुस्लिम धर्मगुरु हैं, हमने भी देखा कि वक्फ बोर्ड में यही क्लेम किए जा रहे हैं कि जो अंबानी का जो घर है ये वक्फ की प्रॉपर्टी पर बना हुआ है। ये कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश का पूरा गाँव वक्फ की प्रॉपर्टी पर बना हुआ है। ऐसे जो क्लेम आ रहे हैं, बना हुआ है, कैसे बन गया? सवाल ये है, कैसे बन गया? अभी मैंने एक एग्जाम्पल दिया ये दिल्ली का ही आपको, कि वहाँ 1857 का कब्रिस्तान था, हमने भी वहाँ पे जाके प्रोटेस्ट किया, आज वहाँ बिल्डिंग खड़ी होगी। कैसे बन गया? सरकार केजरीवाल की थी 11 साल, और भाजपा तो अभी चेयरमैन अमानतुल्लाह खान था, तो कैसे बन गया? इन 11 सालों में ही तो हुआ। 600 कब्रिस्तान दिल्ली में थे, आज 514 कहाँ गए? 86 बचे हैं। ये कहाँ चले गए? कोई है जवाब देने वाला? तो थे नहीं मोदी जी जब ये अंबानी का घर बन जी, तो 11 साल ही हुआ, इससे पहले तो नहीं थे, तो कहाँ गए? कैसे बन गया उस पर? ये जवाब दें। या अगर ईमानदार होते, अब मैं इस बात को आपके माध्यम से कहने से बिल्कुल भी मुझे गुरेज नहीं है, संकोच नहीं है। हमारी जो लीडरशिप है वो बेईमान है, ईमानदार नहीं है बिल्कुल भी। चाहे वो पार्षद, विधायक, MP के रूप में हो या किसी भी रूप में हम देखें, हमारी लीडरशिप हमारी कम्युनिटी के प्रति ईमानदार नहीं है। अभी अगर ये बिल आता है, कोई भी रही हो, आज भाजपा सरकार है, उससे पहले कांग्रेस सरकार है, उससे पहले कोई और सरकार रही है, चेयरमैन तो मुसलमान ही रहा है वक्फ बोर्ड का। इस बार तो ये नाराजगी बढ़ गई है ना, ये नाराजगी सड़कों तक आ गई है। ये नाराजगी इतनी बढ़ गई है कि कह रहे कि देखिए बिल आ गया तो माहौल कुछ और हो जाएगा। आर पार की लड़ाई की बात कही जा रही है। नाराजगी का कौन कर रहा है आर पार की? जंतर मंतर पे आप देखिए, उस वक्त भी बात कर रहे थे CA पे, यही हुआ था जो बात आप कर रहे हैं। किसी की नागरिकता गई है क्या? नहीं गई है। और अगर जो इस देश का नहीं है तो उसे डरना चाहिए। जो इस देश का, उसे डरने की कोई जरूरत। यहाँ भी वही बात लागू होती है कि अगर कोई प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं है तो वो भाई बिल्कुल आपको उस पर हाथ खड़े कर देने चाहिए, वक्फ बोर्ड को उसमें एंटर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल भाई, जो नहीं है और अगर कोई देना चाहता है तो उसकी मर्जी। मेरी जायदाद है, मेरी प्रॉपर्टी है। मैं अगर पर्सनली आपको देना चाहता हूँ तो मेरा पर्सनल हित है, राइट है। सरकार एक और चीज़ कह रही है कि अगर कोई भी व्यक्ति 5 साल से इस्लाम को अगर फॉलो कर रहा है
5 साल से अगर वो इस्लाम को फॉलो कर रहा है तभी उसके द्वारा कोई प्रॉपर्टी अगर दी जाती है तो वो मानी जाएगी कि वो वक्फ की प्रॉपर्टी है। अगर वो 2-3 साल से प्रैक्टिस कर रहा है इस्लाम की, अभी भी आया है और केवल प्रॉपर्टी के चक्कर में, इस तरीके के किसी चक्कर में वो मुसलमान बन गया है, तो वहाँ पे उसे मान्यता नहीं मिलेगी। नहीं, ठीक है, ये इसमें तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। ये बात से तो कोई ऐसी बड़ी तकलीफ वाली बात नहीं है ये, क्योंकि कोई भी किसी लालच के तहत किसी धर्म में अगर आ रहा है तो वो ठीक भी नहीं है। धर्म का जो मामला है वो ज़ाती पर्सनल मामला है, और मैं समझता हूँ अगर उसमें ईमानदारी नहीं है तो बेकार है सब। सरकार ये भी कह रही है कि अब वक्फ बोर्ड कहीं भी कुछ क्लेम करता है कि फलानी प्रॉपर्टी हमारी है, तो विद इन 9 मंथ या जो भी टाइम पीरियड अभी डिसाइड होगा उसमें आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये प्रॉपर्टी वाकई में वक्फ की है। आप ऐसे ही कहीं भी क्लेम नहीं कर सकते हैं और सामने वाले को आप लटका के नहीं रख सकते हैं कि वो कानूनी दावपेच में फंसा रहे और वो भी वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल में फंसा रहे। नहीं, ठीक है भाई, पेपर जो मेरी अगर कोई चीज़ है, मेरी अगर कोई प्रॉपर्टी है तो उसकी तो मेरे पास डिटेल होगी ना। उसमें क्या, उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात होनी ही नहीं चाहिए कि भाई अगर सरकार मांग रही है या इंक्वायरी की कोई बात है तो उसमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। डीएम लेवल के अधिकारी को इसमें इन्वॉल्व करने की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि अब अगर कोई ऐसी संपत्ति है जो मान लीजिए सरकारी संपत्ति है तो वहाँ पर डीएम जो है वो उस पर जांच करेगा, तमाम जो दावपेच होंगे उस पर जांच बैठेगी, उसके बाद में आगे जो डिसाइड किया जाएगा वही मान्यता होगी। मैं फिर वही जवाब मेरा वही रहेगा कि जो कुछ भी आज हो रहा है, सरकार जो भी बदलाव की बात कर रही है, कहीं ना कहीं इसके पीछे कारण है कि हमारे लोग जो जिम्मेदार वक्फ बोर्ड के, जो कौम के जो जिम्मेदार और अपने आप को लीडर सो कॉल्ड कहते रहे हैं, बने रहे हैं, अगर वो ईमानदार होते तो आज ये सब की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये कहीं ना कहीं ईमानदार नहीं है। आज कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार, चोर बाज़ारी उसमें हुई है ना, तभी तो ये सब चीज़ें आज सरकार इस पे बात कर रही है। अगर ऐसा ना होता, ईमानदारी से काम किया होता तो इसकी ज़रूरत ही ना पड़ती। ट्रांसपेरेंसी रही होती। क्या बुराई है ट्रांसपेरेंसी में? अगर कहीं कोई मदरसा चल रहा है, उसमें चंदा जो है ना वो अकाउंट हो उसका, उसमें अकाउंट में आ रहा है, अकाउंट से खर्चा हो रहा है, नंबर 1 का सिस्टम है, सब कुछ है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। खास लोगों में एक प्रॉब्लम ये भी है, वो लगातार ये कह रहे हैं कि भाई हमारा मुसलमानों का वक्फ बोर्ड है, इसमें कोई गैर मुसलमान की एंट्री अगर होती है तो उससे हमें बड़ी परेशानी हो रही है। तो देखिए, मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी सरकार बदलाव की बात कर रही है, कहीं ना कहीं सरकार तो ये अच्छा, सरकार को पता कैसे चला है ये सारी बातों का? आप समझिए, मोदी जी को ये जो बातें पहुंची हैं, पहुंचाई गई है, आज वो अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं, किसने पहुंचाया है? कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज के लोगों ने ही पहुंचाया है, जो चाहते हैं कि सही तरीके से काम। मुस्लिम समाज के लोगों ने ही पहुंचाया है, जो वक्फ बोर्ड में बैठे थे जिम्मेदार बन के, उन्होंने ही पहुंचाया है। तो मैंने फिर कहा, जिन लोगों ने वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को पिछले 50 साल 60 साल के अंदर सरकार में रहते हुए, चेयरमैन रहते हुए, मेंबर रहते हुए भ्रष्टाचार करके बेच खाया है या कब्ज़ा किया है, उनकी भी जांच होनी चाहिए और बहुत मजबूती के साथ जांच होनी चाहिए। आप देखिए कितनी बड़ी लैंड बैंक उनके पास निकलेगा। तो आपको मोदी जी की नीयत पर भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है साहब, एकदम। मुसलमानों को यार, जो मुसलमान हैं, जो ओवैसी साहब हैं, जो नेता हैं, मुस्लिम नेता हैं, उन्हें उतना एतबार नहीं है मोदी जी पर। आप क्यों इतना एतबार कर रहे हैं कि मोदी जी जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, मुसलमानों के हित में कर रहे हैं? नहीं, ओवैसी साहब जो है ना, बढ़िया आदमी है, बेहतरीन पढ़े लिखे हैं, अच्छा बोलते हैं, सारी बातें बढ़िया हैं, लेकिन उनको मैं सबसे पहली बात तो जो हैदराबाद के मुसलमान हैं, पहले उन्हीं पे उनको ध्यान देना चाहिए। अच्छा जी। वो सारे देश के मुसलमानों की बात कर रहे हैं, पहले हैदराबाद में आप जाके देखिए मुसलमानों के हालात, ज़रा सा इंटीरियर में जाके देखिए आप, शहर को छोड़ के, तो पहले उन पे ध्यान दें ओवैसी साहब, वहाँ थोड़ा सा काम करके दिखाएं और उसके बाद फिर आगे की बात करें। तो ये दुकानदारी कहीं ना कहीं, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं इन लोगों को डर ये हो रहा है, जो आज ये मौज मारते हुए आ रहे हैं ना, जो उनका भी इतिहास कांग्रेस से ही रहा है, उनके बड़ों का इतिहास कांग्रेस से ही रहा है। तो कांग्रेस के टाइम से जितनी भ्रष्टाचारी होती हुई आई है वक्फ बोर्ड के अंदर, आप अगर उसकी सही से इंक्वायरी करवा दो ना, तो बहुत बड़ी लैंड बैंक उनके पास निकलेगा। और आपको लग रहा है कि जो बिल आ रहा है इससे उन्हीं लोगों को खतरा है, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है, और अगर बिल आता है तो ऐसे लोग जो हैं वो फंस सकते हैं? बिल्कुल फंसेंगे, इसीलिए तो डर रहे हैं वो, जो ये सब कर रहे हैं, जो ये ड्रामा कर रहे हैं, पूरे देश के मुसलमानों को एक कोशिश कर रहे हैं कि उनको गुमराह करके रोडों पे लेके आया जाए, वो इसीलिए तो कर रहे हैं। आप समझिए ना, वहाँ पे आप देखिए जाके जो है, बहुत लोग तो ऐसे गए बेचारे जो
जिनको यही नहीं पता था वक्फ बोर्ड होता क्या है। हमने उनसे बातचीत करने का प्रयास किया तो कह रहे हैं कि नहीं पता है हमें, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें बोलने से मना कर दिया गया है। हाँ, तो वो उनकी कहीं ना कहीं वो उनको लेके गए होंगे, उनकी जानकारी में नहीं होगा मसला ही क्या है। मसला क्या है, क्यों लेकर आए हैं। वो लेके गए हैं उनको अपने वहाँ भीड़ दिखाने के लिए। अगर उनको पता होता तो वो आपके माध्यम से, किसी भी चैनल के माध्यम से जवाब देते। बोलने से क्यों मना करेगा आदमी? आपके माध्यम से वो समझ पाएंगे मुसलमान भाई भी कि ये बिल मस्जिदों को नहीं छीन रहा है। आप ये मानते हैं कि ये बिल मस्जिदों को नहीं छीन रहा है? अरे कोई कुछ नहीं छीन रहा है। देखिए, मैं कह रहा हूँ ना, हिंदुस्तान के अंदर 26 करोड़ मुसलमान हैं। हलवा नहीं है कि कोई कुछ ऐसे ही कोई कुछ भी छीन लेगा। और मोदी सरकार जो है 11 साल से लगातार देश के अंदर सरकार में है, काम कर रही है। छीनने का नहीं बल्कि देने का काम कर रही है। देने का काम कर रही है। आप देखिए किस तरह से जो पीएम आवास योजना है, सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो मुसलमानों को मिला है। 2.5 लाख 3 लाख रुपए का जो पीएम योजना का जो एक चल रहा है, बिल्कुल मिला है पूरे देश में। बिल्कुल मिला उसमें मेजोरिटी, सबसे बड़ी माइनॉरिटी में जो मेजोरिटी है मुसलमानों में, उनको फ़ायदा मिला है। काम तो ये वक्फ बोर्ड को करना चाहिए था। चंदा तो बहुत जल्दी उगाने जाते हैं ये। कोई भी कहीं कोई भी ऐसी बात हो जाए जहाँ कोई मुसलमानों के नाम पे इनको एक बस रोटी सेकने का मौका मिल जाए तो फ़ौरन जो है उसके आड़ में इन्हें चंदा, जितनी भी बड़ी बड़ी तंजीमें हैं ये चंदे के लिए बहुत जल्दी ये एक्टिव हो जाते हैं। चंदा इकट्ठा करके जो है ना, तो इसकी जांच होनी चाहिए और जांच इन लोगों की भी होनी चाहिए, इनके सिस्टम की भी जांच होनी चाहिए, सिस्टम की भी जांच होनी चाहिए। तो ये देखिए, हमने लगातार हम वक्फ बोर्ड पर जो है हमने जंतर मंतर पर भी कवरेज करी थी, हमने यहाँ शाहीन बाग में भी कवरेज करी थी। लेकिन आज मैं आपको बता सकता हूँ कि सर ने बिल्कुल ये कहा है कि वक्फ बोर्ड को लेकर के अगर कोई भ्रांतियाँ फैला रहा है, गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, तो आप उनके बहकावे मत आइए। वक्फ बोर्ड जो है ये आपकी प्रॉपर्टी को नहीं छीन रहा है, आपकी मस्जिदों को नहीं छीन रहा है। सुधार किए जा रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी की बात कही जा रही है, जो कि एक समय के हिसाब से बहुत ज़रूरी होती है। हम आपको वक्फ बोर्ड के बारे में और भी बातें बताते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।